उस यक्षिणी को मेरे सामने आ जाना चाहिए था। किताब में तो यही लिखा था कि धुएं में यक्षिणी दिखाई देगी। फिर वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मैंने तो मंत्र भी बिल्कुल ठीक पढ़े हैं। कहीं यक्षिणी बंदीकरण विधि करने में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अगले ही पल दिलीप कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। मैंने मंत्र बिल्कुल सही पढ़े हैं और विधि भी एकदम सही करी है। मैं गलती कर ही नहीं सकता। दिलीप घबराते हुए खुद से कहता है, उस यक्षिणी को यहाँ पर आना ही होगा, तभी तो मैं उसे बांध पाऊंगा। इतना कहकर दिलीप फिर से मंत्र पढ़ने लग जाता है। बल्लू की समझ नहीं आ रहा था कि दिलीप को आज क्या हो गया था। उस पर यक्षिणी को बांधने की एक ऐसी जिद सवार हो गई थी। बस एक ही बात की रट लगा रहा है। दिलीप ने कई घंटों तक मंत्रों का जाप किया, लेकिन फिर भी इतने मंत्रों के बावजूद भी यक्षिणी वहां पर नहीं आ रही थी, जिस कारण दिलीप परेशान हो गया था। उसे खुद पर गुस्सा आने लग गया था। दिलीप गुस्से के साथ ही बोल पड़ता है, वो यक्षिणी आ क्यों नहीं रही है? बल्लू बड़ी ही हिम्मत के साथ कहता है, मालिक, हो सकता है वो यक्षिणी यहाँ पर हो ही ना। क्या आपको यकीन है कि वो यहीं है? दिलीप एकदम खामोश हो जाता है और बल्लू की तरफ देखने लग जाता है। बल्लू फिर कहता है, वो यक्षिणी तो यहाँ पर तब आएगी ना जब वो होगी। जिस तरह हम कल रात में यहाँ से चले गए थे, उसी तरह वो भी चली गई होगी। दिलीप बल्लू की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने ही मन में कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं, वो यक्षिणी यहीं पर है। आखिर यहीं तो उसका ठिकाना है। तूने ही तो कहा था वो यहीं पर रहती है। बात कुछ और है। बल्लू हिचकिचाहट के साथ कहता है, हाँ मालिक, यही उसका ठिकाना है। पर इतना कहकर बल्लू खुद चुप हो जाता है। दिलीप गुस्से के साथ ही कहता है, वो यक्षिणी बड़ी चालाक है। मैं उसकी हर चाल समझता हूँ। वो उसी के सामने आती है जिसके सामने उसे आना हो। उसे मेरे सामने नहीं आना तो मत आए। मैं इस कमरे को ही बांध दूंगा। फिर वो इस कमरे से बाहर ही नहीं जा पाएगी, यहीं पर बंद कर रह जाएगी। अगर वो बाहर ही नहीं जाएगी तो फिर मर्दों का शिकार कैसे कर पाएगी? गांव में मर्दों के शिकार बंद हो जाएंगे। बल्लू खामोशी के साथ ही दिलीप की सारी बातें सुनता रहता है। अगले ही पल दिलीप पोटली उठाता है और बल्लू के साथ ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाता है। दिलीप पोटली खोलता है और उसमें से 4-5 लाल काले धागे निकालता है और मंत्र पढ़ते हुए ही उस दरवाजे की कुंडी लगाकर उस पर बांध देता है। आखिरी में दिलीप अपने अंगूठे को खंजर से चीरते हुए अपने खून की एक बूंद उन धागों के ऊपर चढ़ा देता है, जो किसी भी अदृश्य शक्ति को बांधने के लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे ही उसके मंत्रों का जाप पूरा होता है, वो मन ही मन खुश होने लग जाता है। दिलीप खुश होते हुए खुद से कहता है, बांध दिया मैंने उस यक्षिणी को ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर। वो क्या समझती है कि वो सामने नहीं आएगी तो बच जाएगी? अब वो किसी भी मर्द का शिकार नहीं कर पाएगी। बल्लू खामोशी रहता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो तो अभी भी इसी सोच में डूबा हुआ था कि दिलीप ने यक्षिणी को बांधा था या नहीं, या ये सब सिर्फ उसका ख्याली पुलाव था। दिलीप खुश होते हुए खुद से बड़बड़ाता है, आज रात कोई शिकार नहीं होगा। अब वो यक्षिणी यहीं पर कैद होकर रह जाएगी। बल्लू मन में सोचता है, अब वो तो मालिक रात होने पर ही पता चलेगा कि आज रात कोई शिकार होगा या नहीं होगा। दिलीप और बल्लू वापस से अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं। अनुराग ट्रेन के अंदर सफर कर रहा था और गहरी नींद में सोया हुआ था। सोते वक्त भी उसके मन में यक्षिणी का ख्याल ही चल रहा था। यही कारण था कि नींद में वो धीरे धीरे उसका नाम बड़बड़ाते जा रहा था, यक्षिणी, यक्षिणी मैं आ रहा हूँ, यक्षिणी मैं आ रहा हूँ, यक्षिणी मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। अनुराग ये सब बड़बड़ा ही रहा था कि तभी ट्रेन रुक जाती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, अनुराग की नींद खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है और खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि बाहर अंधेरा हो गया था और ट्रेन रेलवे ट्रैक पर रुकी हुई थी, क्योंकि कोई दूसरी ट्रेन उसी वक्त वहां से निकलने वाली थी। अनुराग के सामने ही एक उसी के हमउम्र का आदमी बैठा हुआ था, जो उसे ही घूरे जा रहा था। उस पूरे डिब्बे में इस वक्त उन दोनों के सिवा कोई और नहीं था। आधे से ज्यादा मुसाफिर पहले ही उतर चुके थे। अनुराग उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराता है, पर वो आदमी दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। अनुराग की मुस्कुराहट का कुछ जवाब नहीं देता है। अनुराग खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करते हुए उस आदमी से पूछता है, कौन सा स्टेशन आ गया है भाई? वो आदमी फिर कुछ जवाब नहीं देता है। वो पहले ही किसी चीज से डरा हुआ लग रहा था। अनुराग खुद से बातें करते हुए कहता है, इस ट्रेन को भी आज ही लेट होना था। पता नहीं अब मैं मेहंदी पथार कब तक पहुंचूंगा। पहले ही 3 घंटे लेट हो चुका हूँ। कहाँ फंस गया मैं? जब अनुराग मेहंदी पथार का नाम लेता है तो उसके सामने बैठा आदमी खुद ब खुद हड़बड़ाहट के साथ उससे बोल पड़ता है,
क्या कहा तूने? मेहंदी पथार? तू मेहंदी पथार जा रहा है? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ मैं वहीं पर जा रहा हूँ। क्या हो गया? इसमें हैरानी वाली क्या बात है? वो आदमी खुश होते हुए कहता है, वो माफ करना, मेरी माँ ने ना अनजान मुसाफिरों से बात करने के लिए मना किया था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर रहा था। पर तुम तो मेरे ही क्षेत्र के निकले, तो फिर अनजान कैसे? अनुराग भी मुस्कुराहट के साथ कहता है, आप कहाँ पर जा रहे हैं? वो आदमी तुरंत जवाब देता है, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। ये ट्रेन आखिर वहीं पर तो आकर रुकती है, अब वही इसका लास्ट स्टॉप है। अनुराग सफर काटने के लिए सोचता है, चलो इससे बात की जाए। तो अनुराग उससे पूछता है, आप मेहंदी पथार में रहते हैं क्या, या फिर घूमने जा रहे हैं? वो आदमी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं मेहंदी पथार में नहीं रहता हूँ। वहां पर ही एक गांव है रोंग का मुचा, वहां पर मेरे चाचा रहते हैं, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। उनकी तबीयत बहुत खराब है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, इसलिए मरने से पहले मैं उन्हें आखिरी बार देखना चाहता हूँ। सोचा था अंधेरा होने से पहले पहुंच जाऊंगा, पर इससे पहले की ट्रेन छूट गई, जिस कारण दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ी, और ऊपर से ये भी लेट हो गई, वरना मैं तो कभी रात में सफर नहीं करता, और रोंग का मुचा तो कभी भूल कर भी नहीं जाता। पर क्या करूं, वहां पर जाना मेरी मजबूरी है, आखिरी बार अपने चाचा को देखना जो है। अनुराग कहता है, हाँ लेट तो काफी हो गई है ये ट्रेन। वो आदमी अनुराग से पूछता है, वैसे तुम गांव के तो नहीं लगते हो, शहर से आए हुए लगते हो। अनुराग उस आदमी को बीच में टोकते हुए ही कहता है, हाँ मैं शहर से ही आ रहा हूँ, दिल्ली से। वो आदमी हैरानी के साथ पूछता है, दिल्ली से, वो भी इतनी दूर मेहंदी पथार? मैं जान सकता हूँ किस काम से आए हो यहाँ पर? अनुराग कहता है, आप इसका जवाब ना ही सुनो तो अच्छा है। वो आदमी अनुराग की तरफ देखते हुए बोला, अरे ऐसा क्या है, हमें भी तो बताओ, अब तो हम एक ही क्षेत्र के हैं। अनुराग उस आदमी की आंखों में देखते हुए बड़े ही धीरे धीरे कहता है, यक्षिणी से मिलने के लिए। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, उस आदमी की बोलती बंद हो जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। अनुराग हंसते हुए कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं यक्षिणी से मिलने के लिए नहीं, उस पर कहानी लिखने के लिए आया हूँ। मैं एक लेखक हूँ, इतना घबराओ मत। वो आदमी अनुराग को घूरते हुए कहता है, तुम कहानी लिखने के लिए तो आए हो, पर देखना कहीं तुम खुद कहानी बनकर ना रह जाओ। तुम मौत के मुंह में खुद कूदने आए हो। तुम जानते हो ना, वो यक्षिणी है, यक्षिणी, एक डायन। तुम्हें उसके बारे में पता नहीं क्या? अनुराग कहता है, मुझे बस वो बातें पता हैं जो लोगों ने मुझे बताई हैं, पर मैं उसकी कहानी खुद उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आखिर वो देवी से डायन कैसे बन गई। वो आदमी तुरंत बोल पड़ता है, कोई देवी नहीं है, वो यक्षिणी हवस की पुजारन जो मर्दों को हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात अपना शिकार बनाती है, और आज भी पूर्णिमा है। अब तक तो वो किसी मर्द को फिर अपना शिकार बना चुकी होगी, या फिर बनाने की फिराक में होगी। बस यही है उसकी छोटी सी कहानी और सच्चाई। अनुराग एक्साइटेड होते हुए कहता है, मतलब ये सब कोई कहानी नहीं है, सच्ची बात है, यक्षिणी सच में होती है। वो आदमी अनुराग को घूरते रहता है और घूरते हुए कहता है, तू पागल है, पागल जो वहां पर जा रहा है, अभी भी वक्त है, वापस चले जा, मौत के मुंह में मत जा। मुझे तो तेरी आंखों में यक्षिणी के हाथों तेरी मौत दिखाई दे रही है। अनुराग उस आदमी को पलटकर कुछ नहीं कहता है, बस चुपचाप उसे देखते रहता है। उस आदमी को अनुराग पागल लगने लग जाता है। अगले ही पल वो अनुराग के पास से उठ जाता है और दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अनुराग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उस आदमी को हो क्या गया था। जब से उसने बताया था कि वो मेहंदी पथार क्यों जा रहा था, तब से अनुराग के प्रति उस आदमी का व्यवहार बदल सा गया था। अनुराग भी उस आदमी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और किताब निकालकर उसे पढ़ने लग जाता है। कुछ ही घंटे के सफर के बाद ट्रेन मेहंदी पथार स्टेशन पर आकर रुक जाती है। जब अनुराग स्टेशन पर पहला कदम रखता है तो उसे एक अपनेपन का एहसास होता है। उस अपनेपन का एहसास जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। वो बहुत खुश था। अनुराग जब स्टेशन पर उतरता है तो उसे वो आदमी भी दिखाई देता है जो उसके साथ ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था। वो बहुत घबराया हुआ था और हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। अनुराग उसे आवाज भी लगाता है पर वो आदमी नहीं रुकता है। अनुराग उस आदमी के पीछे कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी अनुराग अपना पेट पकड़ लेता है और जब अपना सिर ऊपर करता है तो वो आदमी वहां से जा चुका था। रात के 2 बज रहे थे और किश्नोई नदी शांत लहरों के साथ बह रही थी।
पूर्णिमा के चांद की रोशनी नदी के पानी पर पड़ रही थी, जिस कारण नदी का पानी मोतियों की बूंद की तरह लग रहा था। नदी के पास ही यक्षिणी बैठी हुई थी, जिसके दोनों पांव नदी के अंदर थे और नदी का पानी उसके पैरों को छूते हुए बह रहा था। यक्षिणी ने हमेशा की तरह काली साड़ी पहनी हुई थी। उसके आसपास ढेर सारे जुगनू मंडरा रहे थे, जो इस तन्हाई भरी रात में उसका साथ दे रहे थे। नदी के पास बैठकर हर पूर्णिमा और अमावस्या की तरह यक्षिणी अपने शिकार का इंतजार कर रही थी कि कब कोई मर्द आए और उसे वो अपना शिकार बनाए। यक्षिणी बहते हुए नदी के पानी को देखते हुए गाना गाते हुए कहती है, श्रृंगार करके बैठी हूँ तेरे आने की आस में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार की प्यास में। यक्षिणी मायूसी के साथ खुद से कहती है, आ जाओ लेखक बाबू, वापस आ जाओ और बुझा दो अपनी यक्षिणी की प्यास। आपकी यक्षिणी सदियों से प्यासी है और इस प्यास को सिर्फ आप ही बुझा सकते हो और कोई नहीं। कहाँ हो लेखक बाबू, अब आ भी जाओ। यक्षिणी नदी के पानी को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, ये प्यास ऐसी है जो इस पानी से भी नहीं बुझने वाली। ये प्यार की प्यास है, वो प्यार जो सिर्फ लेखक बाबू आप मुझे करते हैं। इस प्यार की प्यास को आप ही बुझा सकते हैं। यक्षिणी नर्म लहजे के साथ कहती है, मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए आ जाओ लेखक बाबू, आ जाओ। आपके आने की घड़ी आ गई है लेखक बाबू, आ जाओ और अपनी यक्षिणी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिला दो। आ जाओ लेखक बाबू।